अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। मैंने इससे पहले एक लेक्चर दिया था इस पर खाका किसे कहते हैं, तो वो मैंने पढ़ाया था आपको। तो आज मैं पढ़ाऊंगी कि किस पर खाका लिखा गया है, जो फरहतुल्लाह बेग ने लिखा है नज़ीर अहमद पर। यहाँ पर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी। एक तो मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग जो है, जिसने ये लिखा है खाका, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग। तो यहाँ पर एक तो वो नज़ीर अहमद के बारे में कुछ ऐसी खूबियाँ बताएंगे, चाहे वो खामियां हो और खूबियाँ हो। तो और दूसरा, यहाँ पे खुद नज़ीर अहमद अपने बारे में थोड़ा सा बयान करेंगे। वही हुआ नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। पहले देखेंगे कि नज़ीर अहमद जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाऊंगी कि नज़ीर अहमद जो है, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग पहले उसका हुलिया दिखाते बताते हैं कि किस तरह लगते थे नज़ीर अहमद, कैसा मतलब उसका हुलिया कैसा था, यानी कि स्ट्रक्चर कैसा था, उसका चेहरा कैसा था, कैसे दिखते थे। फिर उसके बाद वो बताएंगे कि किस तरह से वो अपनी पढ़ाई करते थे, कमाते भी थे और पढ़ाई भी करते थे। तो इस तरह से अपना गुजारा वो करते थे। तो आज पहले हम पढ़ेंगे कि किस तरह मौलवी साहब के बारे में ये जो है फरहतुल्लाह बेग यहाँ पे हमें बताते हैं। मौलवी साहब का हुलिया सुनिए। रंग सांवला मगर रूखा, सांवला हुआ ज्यादा न गोरा न ज्यादा काला, मीडियम। कद खासा ऊंचा, न ज्यादा ऊंचा भी नहीं, तो मगर अगर ऊंचा वो थे, मगर लगते नहीं थे। किस वजह से? मगर चौड़ान ने लंबान को दबा दिया था, यानी कि उस वो मोटापे की वजह से उसकी ऊंचाई जो दिखती नहीं थी। दोहरा बदन गदरा ही नहीं, गदरा हुआ मजबूत नहीं था, बल्कि मोटापे की तरफ किस कदर मायल फरमाते थे कि बचपन में किस कदर वर्जिश का शौक था। वर्जिश छोड़ देने से बदन जिस तरह मुरमुरों का थैला हो जाता है, यानी कि ढीला ढाला। तो उसका मोटापा जो था, वो इतना ढीला ढाला था क्योंकि पहले वर्जिश करते थे बचपन में, फिर छोड़ दिया था, इस वजह से उसका जिस्म जो है ढीला ढाला लगता था। बस यही कैफियत थी, यानी हालत ऐसी ही थी। भारी बदन की वजह से चूंकि कद ठिंगना मालूम होने लगा था, इसलिए इसका तकमीला ऊंची तुर्की टोपी से कर दिया जाता था। यानी कद इसका जो है बदन की वजह, भारी बदन की वजह से वो छोटा लगता था और मतलब भारी भरकम बदन था। तो टोपी जो है, सर पे जब टोपी रखते हैं तो उसी की उतना ही कद था इसका। कमर का फेर जरूरत से ज्यादा तौंद इस कदर बढ़ गई थी, यानी कि उसका कमर दिखता ही नहीं था कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि तौंद का मतलब है बड़ा पेट। पेट बड़ा होने की वजह से वो कमर दिखता नहीं था कि कमर में अजरबंद बांधने की जरूरत ही नहीं। अजरबंद का मतलब है कमरबंद, यानी कि कुछ अगर बांध लिया जाता कमरबंद, वो नहीं हो जाता था फिट, बल्कि तकलीफ दह समझा जाता था, क्योंकि उससे उसको तकलीफ पहुंचती थी और महज एक राह काफी ख्याल किया जाता था। यानी कि वो अगर बांध ले कोई ऐसा लिपेट में लेते थे कोई कपड़ा, तो उससे क्या होता था, कमरबंद जो है, अजरबंद जो है, मुश्किल से ही वो रह पाता था, यानी खतरा था गिरने का। गर्मियों में तहबंद यानी तहबंद बांधते थे, इसके पल्लू ओढ़ने के बजाय इधर उधर डाल लेते थे। तो गर्मी में क्या होता था, बाहर जो है ऐसे ही जैसे धोती रखते हैं लपेट में कमर के साथ, तो वो किस में बंद करते, क्योंकि भारी भरकम की वजह से पेट जो था उसमें नहीं, उसको गांठ मतलब यह कशिर पर गांठ था वो पोलो जो है। तो कैसे वो इसलिए उधर इधर डालते थे, मगर उठते वक्त बहुत एहतियात करते थे, क्योंकि जब वो उठते थे, वो उसको खतरा लाहक होता था कि कहीं गिर ना जाए। अवल तो कुतुब बने बैठे थे, यानी स्टैचू, वो ऐसे बैठते थे कहीं ये गिर ना जाए, इसलिए उसको तकलीफ होती थी। उठता
हो तो पहले अंदाज़ा करते कि फ़िलहाल उठने को मुलतवी किया जा सकता है कि नहीं। यानी कि मुश्किल से ही वो उठ पाते थे, इसको हाथ से पकड़ लेते थे। अज़रबैन ज़रूरत ने बहुत मजबूर किया तो अज़रबैन की गिरह या तमहीद के कोनों के उड़ने का दबाव तौंद पर डालते थे। यानी हाथों से वो इस तरह उसको पकड़ लेते थे कहीं ये गिर ना जाए। सर बहुत बड़ा था मगर बड़ी अ, हद तक इसकी सफाई का इंतज़ाम कुदरत ने अपने एहतियात में रखा था, यानी कि उस बाल कुछ भी नहीं थे। जो थोड़े रहे-सहे बाल थे वो निहायत एहतियात से साफ कर दिए जाते थे। वरना बालों की एक अगर सफ़ेद मुकेश की सूरत में टोपी के किनारों पर झालर का नमूना हो जाती थी। यानी कि बाल इतने छोटे से थे, कुछ ही बाल थे सर पे वो भी सामने आते थे जैसे मतलब मुकेश जैसे लगता था। किनारों पर झालर का यानी ऐसे थोड़े से बाल ऐसे-ऐसे तो इतने ही थे। आँखें छोटी-छोटी ज़रा अंदर को धँसी हुई थी, क्योंकि मोटे बहुत थे इसलिए आँखें छोटी थी वो अंदर ही धँसी भौहें घनी, भौहें जो इसके आँखों पर जो भौहें होते हैं वो इतनी घनी थी ऐसा लगता था जैसे साया इस पर यानी साया डाल रहा था आँखों पर छत की तरह, आँखों के ऊपर साया फगन थी। आँखों में गज़ब की चमक थी मगर उसकी आँखों में बहुत चमक थी ऐसी क्योंकि दिल लुभाते थे हर एक को। वो चमक नहीं जो गुस्सा के वक़्त नमूदार होते हैं, बल्कि ये वो चमक थी जिसमें शोख़ी और ज़हानत कूट-कूट कर भरी थी। अगरचे उसका हुलिया इस तरह से था जो आपने अभी मैंने पढ़ा या आपने सुना, मगर एक तरह से उसमें ज़हानत जो है, काबिलियत जो है बहुत थी। वो कूट-कूट कर भरी होती। अगर मैं इनको मुस्कुराती हुई आँखें कहूँ तो बेजाना होगा। यानी कि अक्सर ऐसा लगता था कि वो हँस रहे हैं उसकी आँखें। काला जबड़ा बड़ा ज़बरदस्त पाया था चूँकि दहाना भी बड़ा था और पेट के मुहीत ने साँस के लिए गुंजाइश बढ़ा दी थी। यानी कि चाहे हाथ हो, चाहे पेट हो बहुत बड़े लगते थे, भारी। इसलिए निहायत ऊँची आवाज़ में बगैर खींचे बहुत कुछ कह जाते थे। तो ऐसा लगता था कि जब भी वो बोलते थे कुछ तो ऐसा लगता था बहुत कुछ कह रहे हैं। आवाज़ में गरज थी यानी कि लचकदार थी, अच्छी आवाज़ थी मगर लोच के साथ कोई दूर से सुने तो ये समझे कि मौलवी साहब किसी को उम, डाँट रहे हैं यानी आवाज़ अच्छी थी खासी। लेकिन पास बैठने वाला हँसी के मारे लोट रहा हो तो उसकी आवाज़ में ऐसी उसकी आवाज़ ऐसी थी कि जो भी सुनता था उसको हँसी आती थी। जोश में आकर जब आवाज़ बुलंद करते थे तो मालूम होता था कि तरन्नुम बज रहा है इसलिए बड़े-बड़े जलसों पर छा जाते थे। तो उस आवाज़ ऐसी पाई थी उसने कि जब भी वो किसी जलसे में जाते थे तो जैसे तरन्नुम बजते थे। नाक किस कदर छोटी थी और नथने बारी। अ, ऐसी नाक को गँवारों की इस्तिलाह में गाजर या दिल्ली वालों की बोलचाल में फुल्की कहा जाता है, यानी गाजर की तरह उसकी नाक थी। देखो खामियों को उसने ऐसे लाया है जैसे अपनायत के साथ, यही खाके का मतलब ये हुनर होता है खाका निगार का। खामियों को इस तरह सामने लाया जाए कि उसमें भी अपनायत ज़ाहिर हो। गो मतानत मतानत यानी संजीदगी, मतानत हुआ संजीदगी, छू कर नहीं गई थी लेकिन जिस्म के बोझ ने रफ्तार में खुद ब खुद मतानत पैदा करती थी। यानी कि उसका जिस्म जो था ढीला ढाला जो था इसमें उसको संजीदा बना दिया था। दाढ़ी बहुत छदरी थी, यानी कि छदरी का मतलब है यथस्वना काजरी जैसी। एक-एक बाल बआसानी गना जा सकता था। वो भी कम थी। दाढ़ी की वजह कुदरत ने खुद फ्रेंच फैशन बना दी थी। तो ऐसा लगता था जैसे फ्रेंच फैशन इसने रखा। आज इतना ही पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि नज़ीर अहमद जो है मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग ने उसके बारे में जो कुछ बताया, उसका जिस्म कैसा था, कैसे लगते थे, उसकी नाक, उसकी आँखों के बारे में, बालों के बारे में
اس کی ہر طرح سے آواز کے بارے میں یہ سب کچھ اس نے اپنائیت کے حساب سے جس طرح خوبیوں کو کوئی سامنے لاتا ہے، ایسے ہی اس کی خامیوں کو بھی فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی خامیوں کو سامنے لایا ہے کہ اس کا حلیہ کس طرح سے تھا۔ تو آپ کو بھی لگا ہوگا یہ سارا پڑھ کر کہ جیسے آپ نے نذیر احمد کو دیکھ لیا، جیسے وہ سامنے تھے۔ تو یہ ہنر ہوتا ہے ایک خاکہ نگار میں۔ پہلے فرحت اللہ بیگ اس سے متاثر ہوئے تھے نذیر احمد، تب جا کے اس نے یہ خاکہ لکھا۔ تو امید ہے آج اتنا آپ کو سمجھ میں آئی، دوسرا لیکچر ہے اس پر، تو اچھی طرح سے یہ یاد بھی رکھنا۔ خدا حافظ۔